लेकिन ग्रेगर कमरे में नहीं गया, बल्कि दूसरे दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ा हो गया, जिस पर अभी भी ताला लगा हुआ था। इस बीच दिन काफी निकल चुका था। सड़क के दूसरी ओर स्लेटी काले रंग की अस्पताल की इमारत थी। जैसे जैसे दिन चढ़ा, अब वह काफी स्पष्ट देखी जा सकती थी। हालांकि बारिश अभी भी हो रही थी और बड़ी बड़ी बूंदें जमीन पर गिर रही थी। नाश्ते के जूठे बर्तन मेज पर रखे थे, जिनमें बहुत कुछ रखा हुआ था, क्योंकि ग्रेगर के पिता के लिए नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता था और वह कई घंटों तक बैठकर कई अलग अलग समाचार पत्र पढ़ते थे। ठीक सामने की दीवार पर ग्रेगर की तस्वीर थी जब वह सेना में लेफ्टिनेंट था। उसके हाथ में तलवार थी और चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान जो अपनी वर्दी और उसे पहनने वाले दोनों के लिए सम्मान प्रकट कर रही थी। प्रवेश कक्ष का दरवाजा खुला था, और चूंकि फ्लैट का सामने का दरवाजा भी खुला था, तो वह नीचे जाने वाली सीढ़ियों को देख सकता था। अब ग्रेगर यह बात अच्छी तरह से जानता था कि वह खुद ही इकलौता इंसान है जो इस समय शांत था। उसने सोचा, मैं अब तुरंत कपड़े पहनूंगा और अपने काम के नमूने पैक करके निकल जाऊंगा। उसने हेड क्लर्क से कहा, आप देख सकते हैं कि मैं जिद्दी नहीं हूं और मुझे अपना काम करना पसंद भी है। एक अच्छा यात्री बनना कठिन है, लेकिन यात्रा के बिना मैं अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकता। तो आप कहाँ जा रहे हैं? ऑफिस में। हाँ। तो क्या आप हर चीज की सही सही रिपोर्ट देंगे? जरा इस बारे में सोचें कि क्या एक बार परेशानी दूर हो जाने के बाद वह इंसान निश्चित रूप से ज्यादा मेहनत और एकाग्रता के साथ काम करेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझ पर अपने एम्प्लॉयर का कितना कर्ज है, और साथ ही मुझे अपने माँ पिता और बहन की देखभाल भी करनी है, जिससे मैं मुश्किल हालात में फंस गया हूं, लेकिन मैं फिर भी इससे बाहर निकलने की कोशिश करूंगा। प्लीज, आप मेरे लिए चीजों को पहले से भी ज्यादा मुश्किल न बनाएं और ऑफिस में मेरी कंप्लेन न करें। मैं जानता हूं कि यात्रियों को कोई पसंद नहीं करता। उन्हें लगता है कि हम वेतन के साथ साथ बहुत ऊपरी कमाई भी करते हैं और बढ़िया टाइम भी स्पेंड करते हैं। यह सच नहीं है, सिर्फ पूर्वाग्रह है, पर उनके पास भी इसे लेकर अच्छा सोचने का कोई खास कारण नहीं है। लेकिन सर, आप बाकी कर्मचारियों के मुकाबले मुझे ज्यादा अच्छी तरह से समझते हैं। सचमुच, मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि आप बॉस से भी बेहतर समझते हैं। उनके जैसे बिजनेसमैन के लिए अपने कर्मचारियों को लेकर उनकी गलतियां निकालना और जरूरत से ज्यादा अपने कर्मचारियों को कठोरता से आंकना बहुत आसान है। आप यह भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हम यात्री लगभग पूरा साल ऑफिस से दूर रहते हैं, जिस वजह से हम ऑफिस में हो रही बेबुनियादी शिकायतों का आसानी से शिकार बन जाते हैं, और इस तरह की चीजों से अपना बचाव करना हमारे लिए लगभग नामुमकिन होता है। हम लोग तो आम तौर पर उन बातों के बारे में सुनते भी नहीं हैं, या सुन भी लेते हैं तो इसके दुष्परिणामों के असर का एहसास हमें तभी होता है जब हम किसी यात्रा से थक कर घर वापस आते हैं और हमें पता चलता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है। प्लीज सर, दूर मत जाइए, कम से कम कुछ तो कहें जिससे यह पता चल सके कि चाहे थोड़ा सा ही सही, लेकिन मैं ठीक हूं। लेकिन ग्रेगर ने बोलना शुरू किया। हेड क्लर्क दूर हो गया और दरवाजे से निकलते समय उसने पीछे मुड़कर घूरते हुए ग्रेगर को देखा। जब ग्रेगर बोल रहा था तो क्लर्क एक पल भी स्थिर नहीं रहा, बल्कि अपनी नजरें उससे हटाए बिना तेजी से बाहर की ओर चला गया। हेड क्लर्क बहुत धीरे धीरे इस तरह आगे बढ़ा, मानो कमरे से बाहर निकलने पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ हो। ग्रेगर घबराहट में लिविंग रूम में आगे बढ़ा और अपना दाहिना हाथ बाहर सीढ़ी की ओर उठाकर खड़ा हो गया, मानो वहां कोई अलौकिक शक्ति उसे बचाने के लिए उसका इंतजार कर रही हो। ग्रेगर को एहसास हुआ कि अगर कंपनी में अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डालना है तो हिटलर को इस मूड में जाने से रोकना होगा। उसके माता पिता शायद इस बात को इतनी अच्छी तरह से नहीं समझते थे। इतने सालों में वो इतने आश्वस्त हो गए थे कि यह नौकरी सारी उम्र के लिए ग्रेगर की हो गई है, और इसके अलावा उनके पास वर्तमान में चिंता करने के लिए इतना कुछ था कि उन्होंने भविष्य के बारे में कुछ भी सोचना लगभग छोड़ दिया था। हालांकि ग्रेगर ने भविष्य के बारे में सोचा। हिटलर को रोकना, शांत करना, विश्वास में लेना और आखिरकार जीत हासिल करना जरूरी था, क्योंकि ग्रेगर और उसके भविष्य केवल इसी बात पर निर्भर करता था। काश उसकी बहन यहां होती। वह चतुर थी। जब ग्रेगर
अपनी पीठ के बल शांति से लेटा हुआ था, तब वह रो रही थी। हेड क्लर्क स्त्रियों का शौकीन था। निश्चय ही वह उसे मना सकती थी। अगर वह होती तो दरवाजा बंद कर देती और हेड क्लर्क से बात करके उसे इस स्थिति से अवश्य बाहर निकाल देती, लेकिन उसकी बहन वहां नहीं थी, इसलिए ग्रेगर को यह काम खुद ही करना पड़ा। उसने दरवाजा छोड़ दिया, जिससे सटकर वह खड़ा अपनी बात कह रहा था, और खुद को आगे की ओर धकेलने लगा ताकि वह हेड क्लर्क तक पहुंच सके। हेड क्लर्क ने दोनों हाथों से रेलिंग को हास्यास्पद ढंग से पकड़ रखा था, लेकिन हल्की सी चीख के साथ ग्रेगर तुरंत गिर गया, और गिरते हुए जैसे ही उसने पकड़ने के लिए कुछ ढूंढा, उसे कुछ ना मिला और वह अपने छोटे छोटे पैरों पर जा गिरा। आज के दिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था जो उसे अच्छा लगे, लेकिन हाँ, आज पहली बार छोटे छोटे पैरों के बीच ठोस जमीन महसूस होने के कारण उसे अच्छा लगा। उसे खुशी हुई कि उसके पैरों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा वह उनसे चाहता था, और वे उसे वहां ले जाने की कोशिश कर रहे थे जहां वह जाना चाहता था। उसे तुरंत ही विश्वास हो गया कि उसके सारे दुख जल्द ही खत्म हो जाएंगे। उसने आगे बढ़ने की अपनी इच्छा को रोक लिया, लेकिन फर्श पर झुककर इधर उधर हिलने लगा। उसकी माँ उससे ज्यादा दूर नहीं थी। पहले तो वह अपने आप में ही तल्लीन लग रही थी, लेकिन फिर अचानक अपनी बाहें फैलाकर चिल्लाने लगी, मदद करो, भगवान के लिए मदद करो। जिस तरह से उसने अपना सिर पकड़ रखा था, उससे पता चलता है कि वह ग्रेगर को अच्छा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से वह बिना सोचे समझे पीछे की ओर तेजी से जा रही थी, उससे पता चला कि वह उसके ठीक होने का नहीं सोच रही थी, बल्कि शायद डर गई थी। वह भूल गई थी कि उसके पीछे मेज पर नाश्ते का सारा सामान रखा हुआ था। जब वह मेज के पास पहुंची तो उसे पता ही नहीं चला कि वह क्या कर रही है, और वह जाकर उस सामान पर जा बैठी। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि कॉफी पॉट गिर गया था और कॉफी बहकर कालीन पर गिर रही थी। माँ, माँ, ग्रेगर ने अपनी माँ की ओर देखते हुए धीरे से कहा। वह उस पल के लिए हेड क्लर्क को पूरी तरह से भूल गया था, लेकिन बहती कॉफी को देखकर वह आगे बढ़ा। यह देखकर उसकी माँ फिर से चिल्लाने लगी। वह मेज से उठ बहुत तेजी से ग्रेगर के पिता के पास चली गई। हालांकि ग्रेगर के पास अब अपने माता पिता के लिए और ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि हेड क्लर्क पहले ही सीढ़ियों तक पहुंच चुका था, और रेलिंग से मुड़ते हुए उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। ग्रेगर उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वह बस किसी भी तरह उस तक पहुंच जाना चाहता था। हेड क्लर्क को भी कुछ उससे ऐसी ही उम्मीद रही होगी, इसलिए वह एक साथ कई सीढ़ियां नीचे उतर गया और आंखों से ओझल हो गया। ग्रेगर की चीखें सीढ़ियों के चारों ओर गूंज रही थी। दुर्भाग्यवश हेड क्लर्क के बिना कुछ कहे ऐसे निकल जाने के कारण ग्रेगर के पिता को भी घबराहट होने लगी। अभी तक तो वह जैसे तैसे खुद को नियंत्रित किए हुए थे, लेकिन अब खुद हेड क्लर्क के पीछे भागने, या कम से कम ग्रेगर को उसके पीछे दौड़ने से रोकने के बजाय, उसके पिता ने हेड क्लर्क की छड़ी को अपने दाहिने हाथ में पकड़ लिया, जो हेड क्लर्क के पास थी, और वह उसे अपनी कैप और ओवरकोट के साथ ही कुर्सी पर छोड़ गया था, और अपने बाएं हाथ से मेज पर रखे हुए अखबार को उठा लिया और ग्रेगर को अपने कमरे में वापस ले जाने के लिए उसका इस्तेमाल करने लगे, और कमरे में ले जाते समय ग्रेगर पर अपनी लात से प्रहार किया। ग्रेगर का अपने पिता के सामने गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी अपीलों को समझा ही नहीं गया। उसने जितनी नरमी से अपना सिर उठाने की कोशिश की, उसके पिता ने उतनी ही जोर से अपनी लात को उस पर मारा। कमरे के उस पार सर्द मौसम के बावजूद भी ग्रेगर की मां ने एक खिड़की खोल दी थी। वह ग्रेगर से दूर होकर खिड़की के पास चली गई और हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया। खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आया। पर्दे उड़ गए, मेज पर रखे अखबार फड़फड़ाने लगे और उनमें से कुछ उड़कर फर्श पर गिर गए। ग्रेगर के पिता जब उसे वापस ले जा रहे थे तो कोई भी उनको रोकने की हिम्मत नहीं कर सका, क्योंकि वह एक जंगली आदमी की तरह ग्रेगर पर फुफकारने लगे थे। ग्रेगर को अपने छोटे छोटे पैरों पर चलने का बिल्कुल अभ्यास नहीं था, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे ही आगे बढ़ पा रहा था। यदि ग्रेगर को मुड़ने के लिए सिर्फ कहा गया होता तो वह तुरंत अपने कमरे में वापस आ गया होता, लेकिन अब उसे डर था कि अगर उसने ऐसा करने में वक्त लगाया तो उसके पिता अधीर होकर किसी भी पल
उसकी पीठ या सिर पर छड़ी से मार देंगे। हालांकि अंत में ग्रेगर को एहसास हो गया कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उसने अपने पिता की ओर बार बार उत्सुक दृष्टि से देखते हुए जितनी जल्दी हो सके कमरे की ओर जाना शुरू कर दिया। वह बहुत धीमी गति से चल रहा था। शायद उसके पिता भी उसके इरादों को देख पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया था। बस कभी कभार वह अपनी छड़ी की नोक का इस्तेमाल करके दूर से ही निर्देश दे देते थे कि किस तरफ मुड़ना है। आखिर में जब अपने कमरे में जाने के लिए उसका सिर दरवाजे के सामने आया तो उसे खुशी हुई, लेकिन फिर उसने देखा कि दरवाजा बहुत संकरा था, क्योंकि वह पूरा नहीं खुला था और उनमें से निकलने के लिए उसका शरीर बहुत चौड़ा था। जाहिर तौर पर वर्तमान मनोदशा के कारण उसके पिता के दिमाग में यह नहीं आया कि वह दूसरे दरवाजों को भी खोल दें ताकि ग्रेगर को अंदर जाने के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। वह तो बस इस विचार पर अड़े हुए थे कि जितनी जल्दी हो सके ग्रेगर को उसके कमरे में वापस भेजना। ग्रेगर दरवाजे से अंदर कैसे जाए, यह सोच ही रहा था कि इतने में उसके पिता ने पहले से भी कहीं ज्यादा शोर मचाते हुए ग्रेगर को और अधिक जोर से अंदर धकेल दिया, मानो रास्ते में कोई अड़चन हो ही नहीं। ग्रेगर को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई पिता हों जो एक साथ बल लगा रहे हों। यह कोई सुखद अनुभव नहीं था, और ग्रेगर ने इस बात की परवाह किए बिना कि क्या हो सकता है, खुद को दरवाजे के अंदर धकेलने लगा। इसकी वजह से वह दरवाजे पर बने एक कोण से जा टकराया। उसके शरीर का एक हिस्सा तुरंत फूल गया और बुरी तरह घायल हो गया। अंदर जाने की अपनी कोशिश के दौरान वह दरवाजे पर भी गंदे भूरे धब्बे छोड़ते हुए जा फंसा और बिल्कुल हिलने डुलने की स्थिति में भी नहीं रहा। उसके एक तरफ के पैर हवा में कांपते हुए झूल रहे थे, जबकि दूसरी तरफ के पैर जमीन पर दर्द के कारण गड़े हुए थे। तभी उसके पिता ने उसे पीछे से जोरदार धक्का दिया, जिससे वह लगभग उड़ता हुआ सा अपने कमरे में वहीं जा गिरा जहां से वह बड़ी मुश्किल से आया था। ग्रेगर के शरीर से खून बहकर कमरे की जमीन पर गिरने लगा। दरवाजे को बाहर से डंडे की मदद से जोर से बंद कर दिया गया, तब जाकर माहौल शांत हुआ।